हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूपीएससी फीड। आज हम एक और सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, दैट इज़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इस टॉपिक को हम सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जिसमें हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पंचायती राज का एवोल्यूशन, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पैसा एक्ट, अर्बन गवर्नेंस रिफॉर्म्स एंड मैनी मोर। ये सेशन बेस्ड है विजन आईएएस के क्विक रिवीजन मॉड्यूल पे, जिसको आप विजन आईएएस की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी हाईलाइटेड पीडीएफ चाहिए देन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन। लेट्स स्टार्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हमारी लोकसभा में कितने एमपीज हैं? दे आर 543। सिमिलरली अगर हम बात करें हमारे एमएलएज कितने हैं, तो एमएलएज हैं अराउंड 4000। और अब हम अगर बात करें कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो इंडिया की पॉपुलेशन है अराउंड 146 करोड़। तो अगर हम बात करते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो रिप्रेजेंटेशन है वो 4000 एमएलएज, इससे थोड़ा ज़्यादा है, एमपीज 543, लेकिन पॉपुलेशन है हमारी 146 करोड़। तो रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम है। अगर हमें प्रॉब्लम होती है तो हम जाते हैं एमएलएज के पास या फिर एमपीज के पास, वो हमें जानते तक नहीं है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। इसमें क्या है, जैसे एक विलेज है, विलेज में कितने बंदे होंगे? लगभग 2000 होंगे। वहाँ पे एक सरपंच होगा और कुछ पंच होंगे। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो ऑलमोस्ट नॉन बंदों के साथ होगी। तो वो जो बंदे हैं वो लगभग गांव के हर बंदे को जान रहे होंगे। और अगर ये हमारी रिप्रेजेंटेशन करेंगे और हमारी बात आगे एमपी एमएलएज या फिर इनके पास कुछ पावर होगी जहाँ पे ये डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, देन इट विल बी ए गुड ऑप्शन। तो इसीलिए कंसेप्ट निकल के आया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। तो अगर हम इसमें बात करें तो जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है वो विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। और ये क्लोजेस्ट टू कॉमन पीपल है, क्योंकि ये ऐसा है कि गांव के लोग ही एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। एक सरपंच को, कुछ पंचों को वो चुन रहे हैं। तो यहाँ पे जो एजम्पशन आती है ना, कि अगर हम गांव में किसी के पास जाते हैं तो उस बंदे को इशू पता होता है और ये भी पता होता है कि इस इशू को हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। तो हम उनकी हेल्प से इशू को इजीली रिजोल्व कर सकते हैं। तो जो लोकल नॉलेज है, जो लोकल इंटरेस्ट है, वो पंच को, सरपंच को, इन सबको पता होगा। और वो प्ले करेंगे एक इम्पोर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। इसी को तो डेमोक्रेसी हम बोलते हैं, कि लोग खुद अपने इश्यूज को देखें, रिप्रेजेंट करें। अगेन सेम बात आती है कि एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो लोकल पीपल डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं लोकल गवर्नमेंट से, अपने कंसर्न रेज कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस पा सकते हैं, एंड दैट विल बी ए पार्ट ऑफ बेटर डिसीजन मेकिंग कमिंग फॉरवर्ड। तो अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो हमारी एंशंट हिस्ट्री में भी रिप्रेजेंटेशन मिलती है लोकल गवर्नमेंट की। जैसे कि वैदिक पीरियड में एक कंसेप्ट था ग्रामीणी, जहाँ पे सिमिलर टू सरपंच लाइक रिप्रेजेंटेशन होता था। फिर अगर हम बात करें सभा, यहाँ पे एग्रीकल्चर रिलेटेड मैटर्स की बात होती थी। समिति, यहाँ पे पॉलिटिकल मैटर्स की बात होती थी। देखो, समिति पॉलिटिकल मैटर्स, सभा एग्रीकल्चरल मैटर्स। फिर ध्यान रखो कि मिडिवल के टाइम पे क्या हुआ, कि देर वॉज ए डिक्लाइन इन लोकल गवर्नेंस और वहाँ पे आया सेंट्रलाइजेशन लीडरशिप। तो विलेज में कम्युनिटीज तो होती थी लेकिन रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट नहीं थी। जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक था। तो जैसे अगर हम आज की बात करें तो एक हो गया इंडिया लेवल, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट। फिर इस पे इसके बाद आती है जो हमारी डिफरेंट स्टेट्स हैं। तो यहाँ पे आते हैं स्टेट गवर्नमेंट। फिर विद इन स्टेट अगर हम बात करें तो हमारे होते हैं ब्लॉक्स, सॉरी, होते हैं डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के अंदर विलेजेस। तो ये जो है ना तीन लेवल, इन पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोकल गवर्नमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल था वहाँ तक तो एडमिनिस्ट्रेशन फिर भी था, लेकिन उसके नीचे विलेज लेवल पे नहीं था, सिर्फ कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती थी। फिर अगर हम बात करें ब्रिटिश टाइम की, तो 1870 में आया था मायोज रिजोल्यूशन। यहाँ यहाँ पे बात की गई थी लोकल इंस्टीट्यूशंस के डेवलपमेंट की। इसके बाद सेम 1870 में बंगाल विलेज चौकीदारी एक्ट आया, जहाँ पे
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एम्पावर किया गया पंचायत बनाने के लिए किसी भी गांव में। इसके बाद रिजोल्यूशन ऑन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड रिपन्स रिजोल्यूशन इन 1882। यहाँ पे भी बात की गई थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बनाने की। फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है, दैट इज मोरले मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909। यहाँ पे क्या था, रिकमेंड किया गया था रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन 1907 में। तो इसमें क्या हुआ था कि इलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात थी इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और फाइनली हम बात कर लेते हैं मोन्टेगू चेल्फोन रिफॉर्म ऑफ 1919। इसमें बात की गई थी डायरकी सिस्टम की, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल गवर्नमेंट दी गई थी मिनिस्टर्स को। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज ए टाइमलाइन। 1882 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन आया था। 1919 में मोन्टेगू चेल्फोन रिफॉर्म, 1938 में ऑन द एक्सपेरिमेंट, 1940 आई थिंक इट इज रॉन्गली मेंशन 1940, चेंज इट टू 1950 क्योंकि तभी कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारा। तो 1950 में आर्टिकल 40 आया था इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि विलेज पंचायत के बारे में बात करता है। फिर 1957 की बात करें तो बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी और राजस्थान पहली स्टेट बना था विच एडॉप्टेड पंचायती राज। फिर 1985 में आए GVK राव कमेटी, 1986 में LM सिंघवी कमेटी, 1992 में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। तो अगर हम बात करें 1957 के बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में, तो इन्होंने बात की थी 3 टियर पंचायती राज की। कौन से लेवल पे, दैट इज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल पे एंड फिर विलेज लेवल पे। तो जो विलेज लेवल पे होता है उसको क्या बोलते हैं हम, ग्राम पंचायत। और ब्लॉक लेवल पे क्या बोलते हैं हम, पंचायती समिति। और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो होता है जिला परिषद। तो गवर्नमेंट ने ये रिकमेंडेशन मान ली थी, लेकिन उन्होंने रिजिड नहीं बनाया और उन्होंने बोला कि स्टेट खुद डिसाइड करेगी कि भाई वो कितने टीयर पे जाएगी। जैसे कि बंगाल है, इट डिसाइडेड 4 टियर क्योंकि वो एक बड़ी स्टेट है। ऐसे ही अगर कोई स्मॉल स्टेट है तो वो 2 टियर 3 टियर ऐसे जा सकती है। तो क्या हुआ, इसके बाद हमारे पंचायती राज स्टार्ट हुए और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। फिर क्या हुआ कि लगभग 1965 के आसपास तो जो काम हम पंचायती इंस्टीट्यूशन से कराते थे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, वो दे दिए गए DC को, दैट इज, या फिर हम बोल सकते हैं DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। तो फिर एक कमेटी बनी 1985 में जिसने दोबारा से देखा कि भाई क्या इशू चल रहा है और उसको हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। तो GVK राव कमेटी ने बोला कि देखो जो कलेक्टर है ना वो पहले से ही ओवरबर्डन है और हमें उनका काम घटाना चाहिए। दूसरी बात कि वो लोकल नहीं है वहाँ के, तो वो इतने अच्छे से नहीं जान सकते कि क्या क्या इश्यूज फेस किए जा रहे हैं। उनका ट्रांसफ़र होता रहता है हर कुछ साल में। तो जो काम है ना रूरल डेवलपमेंट के, तो उसमें हम हमारी लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करें, उनको ये काम दें कि आप ये काम देखो, इनके पास पहले ही बहुत ज़्यादा बर्डन है। एंड 1986 में जो बात हुई तो उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बनाने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डालना पड़ेगा इसके बारे में, हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1992 में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आए, जहाँ पे ये विलेज और ये म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में बात की गई। दैट इज़, ये थे हमारे रूरल एरिया के बारे में एंड दैट इज़ अर्बन एरिया के बारे में। तो दोनों एरियाज़ में हमें मिलेगी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये एक टाइमलाइन है जो आपको थोड़ी याद रखनी पड़ेगी। और ये 1957 एंड 1985 के बीच में 1977 में अशोक मेहता कमेटी भी आई थी। उसके बारे में अभी हम आगे देखते हैं। इनकी डिटेल्स वैसे तो यहाँ पे हम लिख चुके हैं, स्टिल एक बार चेक कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 40 दैट इज DPSP में लिखा हुआ है और लोकल गवर्नमेंट इज ए स्टेट सब्जेक्ट के बारे में भी बात हो रखी है। और कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट में जो लोकल गवर्नमेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हमने प्रोवाइड किया है।
फिर 1957 में हमारी आई बलवंत राय मेहता कमेटी। यहाँ पे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात हुई, 3 टीयर सिस्टम के बारे में बात की गई और राजस्थान पहला स्टेट बना टू एडोप्ट दिस सिस्टम। फिर अशोक मेहता कमेटी, यहाँ पे भी 3 टीयर सिस्टम को हटा के 2 टीयर पीआरआई को लाने की बात की गई। इसमें क्या था कि एक तो जिला परिषद बनेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और मंडल पंचायत बनेगी उसके नीचे। तो जो ये मंडल पंचायत थी ना, ये जरूरी नहीं हर गांव की एक ही होगी। अगर मान लो छोटे छोटे गांव हैं तो 2-3 गांव मिलके भी एक मंडल पंचायत बन सकती है। यहाँ पे एक न्याय पंचायत बनाने के बारे में भी बात की गई थी, लेकिन ये रिकमेंडेशंस मानी नहीं गई क्योंकि उस टाइम पे जनता पार्टी थी पावर में और वो उनकी गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई थी। हालांकि कुछ स्टेट्स जैसे कि कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस मानी थी अशोक मेहता कमेटी की, बट नॉट ऑन वेरी लार्ज स्केल। फिर बात करते हैं जीवी के राव कमेटी की। वही इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पावर को कम करने के लिए बात की थी और इन्होंने बोला था एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की पोस्ट बनाई जाए। फिर एल एम सिंघवी कमेटी में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात की गई और उसके बाद 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया और उसको एसेंट कब मिला? 1993 में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ पीआरआईज इन डेमोक्रेसी। देखो, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को लीडरशिप मिलेगी एट लोकल लेवल, तो क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा लोगों का। सेकेंडली, विमेन एम्पावरमेंट की 1/3 ऑफ सीट्स जो हैं वो रिजर्व होंगी विमेन कैंडिडेट के लिए। और अगर हम बात करें हरियाणा की, तो लास्ट इलेक्शन में हाफ सीट्स जो थी दे वर रिजर्व फॉर विमेन, 50% रिजर्वेशन वॉज गिवन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो ये नई जनरेशन बनी है लीडरशिप की, इसकी वजह से जो क्वालिटी है लेजिस्लेटिव डिबेट्स की एंड वर्किंग ऑफ अदर लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो हायर लेवल्स हैं हमारे एमएलएज एमपीज के लेवल पे, तो वो उनमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो पीआरआईज हैं इनको बनाया गया था प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर है उनके बीच में लिंक बना एक पीआरआई। कमिंग फॉरवर्ड, तो कुछ ऐसे सिविक फंक्शंस जैसे कि सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ, स्ट्रीट लाइट, ड्रिंकिंग वाटर, इसको देखो याद करके रखो कि कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी चीज़ें पीआरआई कर सकते हैं, कौन सी नहीं। ड्रिंकिंग वाटर, फिर हमारे पास आती हैं विलेज की जो रोड्स हैं, कल्वर्ट्स हैं, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन है, ये सब एक स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है लोकल गवर्नमेंट को कि वो उन पे काम कर सकती है। इट विल बी प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। फिर अगर हम बात करें ब्रेकिंग हायरार्कीज, तो देखो, कास्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है गांव में, तो ऐसे ही काफ़ी इश्यूज गांव में ही सुलझा लिए जाते थे, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। फिर हम बात कर लेते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की। देखो, इसमें हमने क्या बात की थी, ये किस किस के लिए थे? ये थे रूरल लोकल गवर्नमेंट। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कंपलसरी प्रोविजन है, कुछ वॉलेंट्री प्रोविजंस हैं। कंपलसरी प्रोविजंस जैसे कि ग्राम सभा ऑर्गेनाइज की जाएगी, 3 टीयर पंचायती सिस्टम बनेगा, इसमें डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर्स होगी, और जो चेयरमैन होंगे उनके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। रिजर्वेशन दी जाएगी एससीज एसटीज को, और रिजर्वेशन होगी विमेन के लिए भी। और 2 कमेटीज बनेगी, दैट इज स्टेट इलेक्शन कमेटी एंड स्टेट फाइनेंस कमेटी। फिर अगर हम बात करें वॉलेंटरी प्रोविजंस की, वॉलेंटरी प्रोविजंस में है कि एमपीज एंड एमएलएज को वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे इन बॉडीज में। फिर है रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की, कि ये पीआरआईज जो है इनको फाइनेंशियल पावर दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। एंड डिवोल्यूशन ऑफ फंक्शंस अंडर 11th शेड्यूल। तो ठीक है, अभी हम थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। तो क्या हुआ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि आया था 1992 में, इसमें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 इंसर्ट किया गया, ठीक है। और एक 11th शेड्यूल को भी ऐड किया गया, जहाँ पे 29 फंक्शनल आइटम्स को ऐड किया गया जो कि परफॉर्म किए जा सकते हैं बाय लोकल गवर्नमेंट। मेजर फीचर्स क्या क्या थे? 3 टीयर सिस्टम रहेगा, जहाँ पे पॉपुलेशन 20 लाख से ज़्यादा है ऐसे स्टेट्स में। हर 5 साल में इलेक्शन होगा। एससी और एसटीज
की रिजर्वेशन दी जाएगी और विमेन को भी। तो देखो, विमेन की जो रिजर्वेशन है दैट इज़ 1/3 ऑफ सीट्स, दिस इज एटलीस्ट। फिर अगर हम बात करें एस और एस की, उनकी जो रिजर्वेशन होगी दैट विल बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन एट ईच लेवल। और जो ये 1/3 रिजर्वेशन जो विमेन को दी गई है उसमें एस एंड एस भी इंक्लूडेड होंगे, उनमें भी ये दी जाएगी और स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो सभी स्टेट में एक यूनिफॉर्म 3 टियर पंचायती राज स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाएगा, जिसको बोलेंगे ग्राम पंचायत इनिशियल लेवल पे, जो बेस लेवल है, जहाँ पे एक गांव या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस, गांव का ग्रुप हो सकता है। उसके बाद आएगा इंटरमीडिएरी लेवल, जिसमें जिसको हम मंडल बोल सकते हैं। ये ब्लॉक और तालुका के लेवल पे रहेगा, इसको हम मंडल या फिर तालुका पंचायत बोल सकते हैं। और एक डिस्ट्रिक्ट के एंटायर रूरल एरिया को जो कवर करेगा दैट विल बी द जिला परिषद। तो यहाँ पे ग्राम सभा के क्रिएशन की बात की गई है कि दैट विल बी अ मैंडेटरी क्रिएशन ऑफ द ग्राम सभा। और इसके बाद जितने भी एडल्ट मेंबर्स हैं दे विल बी रजिस्टर्ड एज वोटर्स, एक पूरा इलेक्टोरल रोल बनेगा। और जो भी रोल एंड फंक्शंस होंगे दैट विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेशन। आगे हम बात कर लेते हैं इलेक्शंस टू द पीआरआईज। तो तीनों लेवल पे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, टर्म होती है 5 साल की। अगर पंचायत को डिसॉल्व किया गया है तो विद इन 6 मंथ्स इलेक्शन हो जाने चाहिए। आफ्टर दैट विद इन 6 मंथ्स इलेक्शन हो जाने चाहिए, 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और मिनिमम एज 21 ईयर्स रहेगी। देखो ये आर्टिकल याद करना 243, ये जो आर्टिकल है ये रिलेटेड है लोकल गवर्नमेंट के। ठीक है, इसी में रूरल और इसी में अर्बन, दोनों ही आर्टिकल्स इसी आर्टिकल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आते हैं। जैसे कि 243 से लेके 243 ओ तक रूरल में, 243 पी से लेके 243 जेड जी तक अर्बन के लिए। तो यहाँ पे 243 जी में क्या बात हुई है, PRI टू प्रिपेयर द प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। फिर अगर 243 के बारे में बात करें तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है ना वो लॉ बना सकती है ऑन दीज टॉपिक्स, कि जो पंचायत है वो टैक्स कलेक्ट कर सकती है, लेवाई कर सकती है, अप्रोप्रिएट कर सकती है। तो ड्यूटीज भी, टैक्सेस भी, टोल्स भी, फीसेस भी। तो ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि लेवी क्या होता है, कलेक्शन क्या होता है और अप्रोप्रिएशन क्या होता है। लेवी का मतलब है कि लेजिस्लेशन के थ्रू कितना टैक्स कलेक्ट करना है, कैसे क्या होगा, तो उसके रिगार्डिंग जो लेजिस्लेशन होगा उसको हम बोलते हैं कलेक्शन। जो एक्चुअल में कितना क्या कलेक्ट किया गया वो आएगा कलेक्ट में। और अप्रोप्रिएट में है कि भाई वो जैसे कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ के लिए या वो कहाँ पे खर्च किया जाएगा, वो सब अप्रोप्रिएट में आएगा। तो जो टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल एंड फीस जो भी मिलेगी पंचायत को, कि पंचायत किस चीज़ में क्या यूज़ कर सकती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। यहाँ पे बात की गई है कि जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उनके बारे में भी पंचायत को असाइन किया जा सकता है फॉर द टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स, इन सब के बारे में। और जो ग्रांट इन एड दी जाती है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू द पंचायत, वो कितना क्या दिया जाएगा उस सब के बारे में भी प्रोविजन है। देखो ये कैसे चलता है ना कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, वो उसके थ्रू आता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, जो सेंटर से स्टेट में आता है। तो यहाँ पे डिफाइन होता है कि भाई कितनी ग्रांट्स दी जाएंगी। फिर जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जो होगा वो डिसाइड करेगा कि जो पंचायत्स हैं उन पे कितने ग्रांट्स दिया जाए। ठीक है, कमिंग फॉरवर्ड अभी बात कर लेते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। ये 243 में मेंशन है कि जो इलेक्टोरल रोल बनाया जाएगा, जितने भी इलेक्शंस होंगे पंचायत के, तो वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा किए जाएंगे। एंड इस कमीशन को कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर। फिर अगर फाइनेंस कमीशन की बात करें दैट इज़ 243I, इसको कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो देखो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है और यहाँ पे है गवर्नर, ये याद रखना।
इलेक्शन के केस में गवर्नर है, फाइनेंस के केस में स्टेट गवर्नमेंट है। तो देखो वैसे भी अगर हम देखें तो ये फाइनेंस रिलेटेड बात है, तो फाइनेंस इट शुड बी थ्रू द डायरेक्ट इलेक्टेड पीपल, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है दैट इज डायरेक्टली इलेक्टेड, इसीलिए फाइनेंस रिलेटेड आएगा स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। और जो इलेक्शन का प्रोसेस है, इलेक्शन के प्रोसेस में तो जो हेड ऑफ द स्टेट है, मतलब नॉट द प्रेसिडेंट बट जो वो स्टेट का है दैट इज गवर्नर, तो उसके थ्रू होगा। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में देखेगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू है स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बारे में, तो ये स्टेट फाइनेंस कमीशन इस बारे में बात करेगा। तो चलो आगे बात कर लेते हैं चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू पीआरआईज। देखो ये थोड़ा सा ना मेंस रिलेटेड है, इसको हम अभी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इज सेकंड एआरसी रिकमेंडेशन। तो जो ग्राम पंचायत है वो एक अप्रोप्रिएट साइज की होनी चाहिए। पंचायत के पास ये पावर होनी चाहिए टू रिक्रूट पर्सोनल और एंड टू रेगुलेट देयर सर्विस कंडीशंस। और कुछ जगह ऐसा चलता है कि जो स्टेट एक्ट्स हैं कुछ स्टेट्स में, वहाँ पे क्या है कि जो बजट का अप्रूवल है ना पंचायत के बारे में, तो वो हायर टीयर या फिर स्टेट अथॉरिटी, किसी दूसरी स्टेट अथॉरिटी वो अप्रूव करती हैं, तो इस चीज़ को एबोलिश कर देना चाहिए। और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं होनी चाहिए टू सस्पेंड और किसी भी रेजोल्यूशन को जो कि पास किया गया है एक पीआरआई के द्वारा। और जो 11th शेड्यूल में जो सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं कि भाई कौन से मैटर पे लोकल गवर्नमेंट काम करेगी, तो उसके बारे में भी कॉम्प्रिहेंसिवली डिज़ाइन करना चाहिए कि मैपिंग होनी चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी कौन करेगा। और जो लोकल गवर्नमेंट है ना उनके पास ज़्यादा पावर नहीं होती रिगार्डिंग द रेवेन्यू, तो इसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर अगर हम बात करें पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट ऑफ 1996, इसको हम कौन सा एक्ट बोलते हैं, दैट इज PESA, पैसा एक्ट। देखो क्या है ना कि कुछ एरियाज हैं इंडिया में जो हमने रखे हैं 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल में। यहाँ पे क्या है कि आदिवासी पॉपुलेशन रहती हैं, तो इसीलिए जो 5th शेड्यूल के लिए हमने रूल्स बनाए हैं दैट इज अंडर द पैसा एक्ट। और 6th शेड्यूल के लिए जो हमने बनाए हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, या फिर ऑटोनोमस रीजन भी बोल देते हैं कि अगर बड़ा है तो अभी हम बात कर रहे हैं पैसा एक्ट की, तो ये इस वाले एक्ट में नहीं आता है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि जैसे फिफ्थ यहाँ पे ज़्यादा एरिया कवर होता है 5th शेड्यूल में, 6th शेड्यूल में कम एरिया कवर होता है। ये जो थोड़े नॉर्मल आदिवासी होते हैं कि जो हमें इवन अगर हम इनसे मिलेंगे तो हमें शायद पता भी नहीं चलेगा कि ये आदिवासी कम्युनिटी से हैं, लेकिन जो 6th शेड्यूल में आते हैं ना दे आर लिविंग वेरी डिफरेंटली, तो हमसे काफ़ी डिफरेंट हैं और हम इनको प्रोटेक्ट करते हैं। और ये अभी तक 4 ही स्टेट्स में है, जिसे हम याद कर सकते हैं AMMT, A फॉर असम, और T फॉर त्रिपुरा, M मेघालय एंड M मिजोरम। ये हम आगे करेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं 5th शेड्यूल के बारे में। तो ये जो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट है दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो जो 73rd अमेंडमेंट के जो प्रोविजंस हैं ना वो ये आदिवासी पॉपुलेशंस पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। 1996 में एक सेपरेट एक्ट पास हुआ, पैसा एक्ट, जहाँ पे पंचायती सिस्टम को एक्सटेंड किया गया इन एरियाज में। तो ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि इनके कुछ ट्रेडिशनल कस्टम्स होते हैं, कुछ राइट्स हैं फॉरेस्ट को लेके या फिर वाटर रिजर्वायर को लेके। तो चलो बात कर लेते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये जो एक्ट है ये एक्सटेंड करता है पार्ट 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट विद सर्टेन मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शंस। तो 5th शेड्यूल एरिया की बात करते हैं हम, आर्टिकल 244(1) यहाँ पे ऐड किया गया है। तो ये डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिजाइडिंग इन एनी स्टेट अदर देन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। आप समझ गए होंगे ये 4 स्टेट्स का नाम ऐसे एक्सप्लिसिटली मेंशन क्यों है, क्योंकि इन 4 स्टेट्स में हमने शेड्यूल 6 इम्प्लीमेंट किया गया है। तो अगर हम अभी की बात करें तो 5th शेड्यूल जो है वो 10 स्टेट्स में है, दैट इज आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, MP, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान और तेलंगाना। कमिंग फॉरवर्ड
तो यहाँ पे ये देख लो, एवरी विलेज शैल हैव ए ग्राम सभा, जहाँ पे कंसिस्टिंग ऑफ पीपल जिनका नाम इंक्लूडेड है इलेक्टोरल रोल में फॉर द पंचायत एट विलेज लेवल। फिर पैसा एम्पावर्स ग्राम सभा या फिर ग्राम पंचायत एट अप्रोप्रिएट लेवल विद इन। जैसे कि मैंडेटरी कंसल्टेशन होनी चाहिए अगर कोई लैंड एक्विजिशन की बात है, रीसेटलमेंट की बात है, रिहेबिलिटेशन की बात है, ऐसे केस में। दूसरा, अगर वहाँ पे कोई माइनर वोटर बॉडीज़ हैं तो उनकी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के बारे में अगर हमें कुछ भी डिसाइड करना है तो ये जो लोकल बॉडी है उससे कंसल्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज लाइसेंस लीज ऑफ माइंस एंड कंसेशन फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइनर मिनरल्स। अगर ये सब भी हैं तो यहाँ पे भी ग्राम सभा या पंचायत की रिकमेंडेशंस लेना मैंडेटरी है। और जो इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं उनकी सेल कंजम्पशन के लिए भी जो रूल्स बनेंगे वहाँ पे भी पैसा एक्ट के थ्रू जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी उनका अप्रूवल, मतलब जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनका अप्रूवल जरूरी है। जो ओनरशिप ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में भी कंपलसरी है अगर कोई विलेज मार्केट बनानी है। और ये प्रिवेंट करता है लैंड एलिनेशन को। मनी लैंडिंग टू एसटीज को भी कंट्रोल किया जाता है एंड सो ऑन। फिर अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस क्या है पैसा एक्ट की, तो देखो ये इनहेंस करता है पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, उनसे पूछ के ही डिसाइड किया जाता है। तो रिड्यूस एलिनेशन, बाहर से जो लोग आते हैं उनको रिड्यूस कर दिया जाएगा। और जो वहाँ के पब्लिक रिसोर्सेज हैं उन पे कंट्रोल अच्छा रहेगा। पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए, आउट माइग्रेशन के लिए। तो मतलब मेन बात क्या है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ना उसके एक्सप्लॉयटेशन को मिनिमाइज करने के लिए हम ये एक्ट लेकर आए हैं। तो जो इलीगल लैंड एलिनेशन है उसको चेक करेगा और जो कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रमोट करेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फॉरेस्ट राइट ऑफ एक्ट 2006। इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। तो खैर जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है इसको हम एनवायरनमेंट में कवर करेंगे, यहाँ कवर नहीं कर रहे हैं, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट कमिंग टू अर्बन लोकल बॉडीज़। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो देखो 1687 में भी मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना था। फिर उसके बाद कैलकटा बॉम्बे में भी बना है इन 1726 में। 1882 में जो लॉर्ड रिपन है, उन जो वॉइस रॉय थे इंडिया के उस टाइम पे, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था फॉर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ म्यूनिसिपल गवर्नेंस की बात की गई थी। इंडिपेंडेंस के बाद एक नया एरा आया लोकल गवर्नेंस इन इंडिया का। 1953 में यूपी गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस सेट किए इन 5 बिग सिटीज़। कहाँ कहाँ पे? कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद एंड लखनऊ। इतना याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक मोटा मोटा दिमाग में रहना चाहिए। फिर 1985 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन, जिसने रिपोर्ट दी 1988 में। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला अर्बन लोकल गवर्नेंस बॉडीज़ को। चलिए, तो फीचर्स क्या क्या हैं? ये भी 3 लेवल पे होता है। तो देखो, पहला तो है नगर पंचायत। नगर पंचायत ऐसा है कि जहाँ पे देखो वर्ड यूज़ हो गया ना पंचायत, तो जैसे रूरल से हम अर्बन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये एरिया है। जैसे आप मान लो दिल्ली में अगर आप रह रहे हो, कुछ एरिया है जैसे नांगलोई हो गया, नजफगढ़ हो गया। जैसे दिल्ली में नगर पंचायत है नहीं, लेकिन आप एज्यूम कर सकते हो कि ऐसे एरिया जो पहले गांव की तरह ही वहाँ पे रहते थे, बट अभी वह पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है और वहाँ पे भी डेवलपमेंट काफ़ी हो रही है, तो इसलिए वो ट्रांजिशन फेज में है एंड दे आर बिकमिंग अर्बन। सो ऐसी जगह पे नगर पंचायत होता है। अगेन आई एम टेलिंग, डोंट थिंक द नांगलोई एंड नजफगढ़ हैव नगर पंचायत, ऐसा नहीं है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। फिर अगर हम बात करें म्युनिसिपल काउंसिल, अगर छोटा एरिया है तो वहाँ पे होगा म्युनिसिपल काउंसिल, और अगर लार्जर एरिया है तो वहाँ पे होगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। टर्म कितना रहेगा? 5 ईयर्स का। इलेक्शन वही स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा। रिजर्वेशन यस, एससीज एसटीज को दी जाएगी इन द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। और जो विमेन के लिए 1/3 रिजर्वेशन होगी। और जो रिजर्वेशन है वो चेयरपर्सन और चेयरपर्सन्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ पे भी होगी। फिर अगर फाइनेंस की बात करें तो वही स्टेट फाइनेंस कमीशन रिव्यू करेगा।
और प्लानिंग की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी बनाई जाएगी। तो हम देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में। ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 243 जेड डी में। तो देखो, जो ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है, ये 5th शेड्यूल के एरिया में और 6th शेड्यूल के एरिया में नहीं बनाई जाएगी। और इस कमेटी के जो 4/5 मेंबर्स होंगे मिनिमम, वो इलेक्ट किए जाएंगे फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पंचायत या फिर म्यूनिसिपैलिटी उस डिस्ट्रिक्ट में जो आते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की। मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन सा होता है? मेट्रो सिटीज़ जो हम बोल देते हैं, क्या वो है कि जहाँ पे मेट्रो चलती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट के प्लान्स बनेंगे वो थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है ना। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, वो यहाँ पे प्रोविजंस बनाएंगी फॉर द कॉम्पोजिशन एंड द मैनर ऑफ फिलिंग ऑफ द सीट इन दैट कमिटी। और मिनिमम 2/3 ऑफ द मेंबर्स जो होंगे मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी में, वो भी इलेक्ट किए जाएंगे फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एंड द चेयरपर्सन्स ऑफ पंचायत्स। फिर हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट। वन इज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये बिगर अर्बन एरियाज में होता है। 3 अथॉरिटीज होती हैं, काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटी एंड द कमिश्नर। तो जो काउंसिल है, यहाँ पे इसको बोलते हैं डेलिब्रेटिव बॉडी। डेलिब्रेटिव बॉडी का मतलब क्या है? ये होती है डिसीजन मेकिंग पावर इनके पास होती है। और उसके बाद है स्टैंडिंग कमेटी टू फैसिलिटेट द वर्क ऑफ काउंसिल। तो ये जो है दैट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। होते हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजंस, जो काउंसिल ने लिए हैं डिसीजंस उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए। सेकेंडली हम बात कर लेते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल की। तो इसमें ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें होती हैं जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में होती हैं, बस बात यह है कि ये स्मॉलर अर्बन एरिया में ही होते हैं। फिर और अगर हम बात करें नोटिफाइड एरिया कमेटी क्या होती हैं? फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फास्ट डेवलपिंग टाउन। स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के द्वारा इनको बनाती है और ये एंटायरली नॉमिनेटेड मेंबर्स ही होते हैं इसमें। टाउन एरिया कमेटी फॉर स्मॉल टाउन की अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो इनके थ्रू होता है। तो यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ सिविक फंक्शंस को ही परफॉर्म किया जा सकता है। आगे चलते हैं कंटोनमेंट बोर्ड को। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है ये। कंटोनमेंट एक्ट ऑफ 2006 के थ्रू इसको क्रिएट किया गया था। और इसका काम क्या है? टू एडमिनिस्ट्रेट द सिविलियन पॉपुलेशन इन कैंटोनमेंट एरिया। क्योंकि कैंटोनमेंट एरिया में मोस्टली डिफेंस के बंदे ही रहते हैं, तो इसीलिए वहाँ के लिए हमने अलग से एक कैंटोनमेंट बोर्ड बनाया हुआ है। फिर अगर हम बात करें टाउनशिप, तो देखो, अगर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं तो वो सिविक एमेनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं अपने स्टाफ को, तो उनके लिए वो एक टाउनशिप क्रिएट करती हैं उसको। वही बात है, ये आपने वैसे भी सुना होगा। और इसको हेड किया जाता है टाउन एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। और अगर पोर्ट एरियाज हैं तो वहाँ पे पोर्ट ट्रस्ट बनता है, दैट इज़ क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और ये इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स इनमें दोनों होते हैं। तो देखो, एक आता है फिर स्पेशल पर्पस एजेंसी। तो ये ना एरिया बेस्ड नहीं होते हैं, दे आर फंक्शनल बेस्ड। इनको एस्टेब्लिश किया जाता है एक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो जो लोकल गवर्नमेंट है ना, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, वो डिसाइड करती हैं कि इनको फंक्शंस प्रोवाइड करती हैं और ये वो टास्क कंप्लीट करते हैं। फिर अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ द एक्ट ऑन अर्बन गवर्नेंस, तो देखो, रिकॉग्निशन ऑफ यूएलबीज हुई है एज 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को वाइडर किया गया है, मतलब ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है। जेंडर एम्पावरमेंट है, वेमेन को भी स्पेस दिया गया है। इनके जो इलेक्शंस हैं उनको इंडिपेंडेंट रखा गया है। और जो वार्ड कमेटीज़ बनी गई हैं, और रिफॉर्मेशन ऑफ म्यूनिसिपल फाइनेंसेस भी है। फिर हम देख लेते हैं चैलेंजेस क्या हैं। देखो, जो स्टेट्स हैं ना, उनके पास बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पावर हैं, वो जो चाहें वो कर सकती हैं। कुछ पावर्स अगर उन्हें लेनी है फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट बॉडी तो वो वापस ले लेंगी। कौन कौन सी पावर्स उनको देनी है तो वो ऐसी पावर्स ही देती हैं। वैसे मोस्टली क्या होता है कि जहाँ पे कलेक्शन ऑफ मनी आता है ना, वो बहुत सारी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट अपने पास रखती हैं, वो म्यूनिसिपैलिटीज़ को नहीं देती। तो देर इज़ अ डिवोल्यूशन ऑफ पावर एज वेल। तो स्टेट फाइनेंस कमीशंस के जो रिकमेंडेशंस हैं ना, उनको मोस्टली इग्नोर ही कर दिया जाता है। और जो मेयर का स्टेटस क्या रहेगा उसको लेके भी ये एक्ट साइलेंट है। तो जीएसटी के आने से और ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो गए हैं। फिर अगर हम बात करें सेकंड ईआरसी रिकमेंडेशन की,
तो सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशन में आता है कि जो फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल एंड एक्सरसाइजिंग एग्जीक्यूटिव, मतलब जो एग्जीक्यूटिव पावर है और जो लेजिस्लेटिव पावर है, उनको कंबाइन करके एक ही फंक्शनरी में डाल दिया जाए, दैट इज चेयरपर्सन या फिर मेयर को। और जो लीगल और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हैं उनको और इन्हेंस किया जाए। थर्ड पॉइंट आता है लैंड बैंक्स, मतलब ऐसे लैंड जो कि खाली पड़े हैं उनको यूज़ किया जाए टू जनरेट सम रिसोर्सेज, कि मतलब उनको आप रेंट पे दे रहे हो या फिर उनका यूज़ कर रहे हो किसी काम के लिए। सिटीजन चार्टर बनाया जाए। और जो म्युनिसिपल गवर्नमेंट है उनके पास फुल ऑटोनॉमी होनी चाहिए ऑन द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ जो उनको दी गई हैं। और जो ये टैक्सेस का डिटर्मिनेशन है ना, कि भाई उनके पास कौन कौन से रहने चाहिए, उसका जो प्रोसेस है वो पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और उसके ऑब्जेक्टिव्स मेंशन होने चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्विक रिवीजन सेशन, जो डेफिनेटली आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, ऐसे ही और हाई यील्ड रिवीजन सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ज्वाइन कीजिए यूपीएससी फीड के टेलीग्राम चैनल को फॉर एक्सक्लूसिव पीडीएफ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग।